में पॉलिटी क्लास 7 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में दूसरे अध्याय यानी कि सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर का शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों बहुत ही बेसिक नीड होती है। इसी में से हम आज हेल्थ को पढ़ने वाले हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में या जैसे भारत के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ की सरकार जो है अपने लोगों के लिए व्यवस्थाएं करती हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ बताई जा रही है कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा होती है कि सरकार उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए काम करे, और ये सही भी है। सरकार हमेशा कल्याणकारी होती है, वह लोगों के वेलफेयर के लिए, पीपुल वेलफेयर के लिए कार्य करती है। और यह कार्य वह कैसे करती है? जो उसे टैक्स मिलता है उसके द्वारा वो लोगों को शिक्षा देती है, स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था करती है, रोजगार प्रदान करती है। फिर गृह निर्माण, मतलब कि जिनके पास घर नहीं है उनको वो सब्सिडी देती है, हेल्प करती है घर बनाने में, सड़क बनाती है, उसके बाद बिजली बनाती है। ऐसे ही बहुत सारे काम जो सरकार लोगों के लिए करती है, आप देखते ही हैं। तो यही है पीपुल वेलफेयर के लिए सरकार का काम। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहली यहाँ जो बात दी जा रही है कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ, कैसे आप कहेंगे कि आप स्वस्थ हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि हम किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, चोट मुक्त हो, यानी कि हमें कहीं कोई चोट ना लगी हो, हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी हमारे पास हो, प्रदूषण मुक्त वातावरण में हम रह रहे हो, खाने के लिए भरपेट भोजन हो, और किसी भी घुटन भरी अवस्था में ना हो। अगर ये कुछ 4-5 चीजें हैं आपके पास तो आप कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं? देखिए यहाँ कुछ फैक्ट दिए जा रहे हैं 5-7। इस फैक्ट को देख के आप जो है भारत के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को समझ पाएंगे कि क्या चीजें अच्छी हैं और क्या चीजें बुरी हैं या अच्छी नहीं हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेजेस जो हैं बहुत अधिक हैं भारत में। उसके बाद बताया जा रहा है कि अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या बहुत कम। अब देखिए ये जो है पैराडॉक्स वाली सिचुएशन है, विरोधाभास की स्थिति है कि सबसे ज्यादा महाविद्यालय भी है, अधिकांश डॉक्टर भी हैं, लेकिन क्या होता है अधिक से अधिक डॉक्टर अपने करियर को लेके या फिर पैसे की चाहत को लेके वे गांव में नहीं जाते, शहरों में अपना क्लिनिक खोलते हैं ताकि वे अच्छा पैसा कमा सके या उनका करियर अच्छा हो सके। जबकि ज्यादा से ज्यादा नीड किसे है? ग्रामीण लोगों को है। शहर में तो ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फिर भी डॉक्टर शहरों में जा रहे हैं। तो यहाँ ये थोड़ा सा विरोधाभास की स्थिति है। आगे बताया जा रहा है लगभग हर वर्ष 1500 डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब प्रति वर्ष अपने भारत में 1500 नए डॉक्टर बनते हैं। फिर अस्पतालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। एक यहाँ पे आपको जो है नंबर बताया जा रहा है कि 1950 में अपने देश में 2717 अस्पताल थे, जबकि 2000 में 18,218 अस्पताल हो गए। और अभी तो 18 साल बाद की बात है, 2018 आ चुका है, पता नहीं कितनी संख्या हो गई होगी। तो ये एक अच्छी बातें बताई जा रही हैं कि अपने देश में इतना डेवलपमेंट हुआ है मेडिकल के क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे देश में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से मर जाते हैं, तो हमें इस चीज का दुख होता है कि क्या फायदा इतने सारे अस्पताल होने के, क्या फायदा 1500 डॉक्टर प्रति वर्ष हमारे देश में बन रहे हैं जब 5 लाख लोग मर ही जा रहे हैं टीबी से। फिर क्यों नहीं इसका उपचार हो पा रहा है? ठीक है, चलिए आगे एक और फैक्ट बताई जा रही है कि जो चिकित्सा पर्यटक, मेडिकल टूरिस्ट होते हैं अदर कंट्री से हमारे कंट्री में, जो लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि दूसरे देश में मान लीजिए किसी को जो है कैंसर हो गया, उसे ट्यूमर को निकलवाना है। अगर वो दूसरे कंट्री में निकलवाता है उस ट्यूमर को तो उसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन अगर वो भारत आके ये काम करता है तो बहुत कम पैसे में ये काम हो जाएगा। तो इसके लिए लोग बाहर बाहर से, दूसरे दूसरे देशों से भारत में आते हैं, जिसे चिकित्सा पर्यटक या मेडिकल टूरिस्ट कहा जाता है। तो इससे भी अपने देश को बहुत अच्छे, मतलब अच्छा खासा कर प्राप्त होता है, टैक्स प्राप्त होता है। दूसरी विरोधाभास की स्थिति बताई जा रही है कि सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। ये जानबूझकर ऐसा एनसीईआरटी में बताया जाता है कि आप वास्तविक स्थिति से, रियलिटी से आप रूबरू हो पाए। बताया जा रहा है कि इतने बड़े संख्या में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं, इतने पैसे हैं अपने देश में, 1500 डॉक्टर हर वर्ष नए बनते हैं, अस्पतालों की संख्या इतनी अधिक है, मेडिकल कॉलेजेस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अपने देश में पीने की पानी की कमी है। देश का कोई ना कोई भाग हमेशा सूखा से ग्रसित होता है। तो ऐसा क्यों है? ओके, फिर बताया जा रहा है चिकित्सा विज्ञान, जो मेडिकल साइंस होते हैं, उसमें अपने देश में असाधारण प्रगति हुई है। मतलब बहुत ही अच्छे खासे, मतलब डेवलपमेंट हुए हैं इस फील्ड में, जिसके चलते देश में क्या हुआ है, नई नई तकनीक आई है और नए नए विधियों का इजाद हुआ है अपने देश में।
चलिए अब यहाँ कंक्लूजन के रूप में बताया जा रहा है कि इतने सकारात्मक विकास के बाद भी हमारे जनता को उचित स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं मिल पा रहा है, हम क्यों नहीं उसे दे पा रहे हैं। तो ये विरोधाभास की स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। होना ये चाहिए था कि जब डेवलपमेंट अच्छा हो तो लोगों को ट्रीट भी अच्छा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट तो एक और हो रहा है, दूसरा पक्ष ये है कि लोग वैसे के वैसे ही हैं, लोग अभी भी बीमार ही रह रहे हैं, जरूरतमंदों को ये उसका फायदा मिल नहीं पा रहा है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है, अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सभी को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। बिल्कुल सही बात कही गई है। इसके लिए जरूरत है कि सरकार अच्छी रेगुलेशंस बनाए, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिए जाएं। हालांकि रूल्स तो बनाए जाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र के कमी की वजह से या फिर समाज में जो लोग हैं उनके जागरूक न होने की वजह से ऐसी कमियां आती हैं सामने कि अच्छे से व्यवस्था काम नहीं कर पाता है। तो इन सबको जरूरत है रेगुलेट होने की, समाज के लोगों को भी और सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ साथ जो ऑफिसर्स लोग हैं उनको भी अच्छा करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला है वहीं टैक्स की बात बताई जा रही है कि हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम सरकार को टैक्स इसलिए देते हैं, कर इसलिए देते हैं ताकि सरकार हमारे लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सके। जैसे पुलिस की व्यवस्था होती है, राजमार्ग बनते हैं, सड़क बनते हैं, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार कहाँ से करती है? जो लोगों से उसे टैक्स मिलता है, कर मिलता है, उसी से ये सारी व्यवस्थाएं सरकार हमारे लिए करती हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे काम करती है, इन सबको पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है। कहने का मतलब जो है, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं ये एक श्रृंखला में काम करती है। पूरे देश में एक जाल बना हुआ है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये क्या होता है, सरकार द्वारा चलाया जाता है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। देखिए हम लोगों ने छठी कक्षा में पढ़ा था कि मान लीजिए ये जिला है, तो जिले को प्रशासनिक इकाई के रूप में प्रखंड में बांटा गया है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जिले में एक जिला अस्पताल होता है और सभी प्रखंड में या कभी कभी प्रखंड में एक से अधिक भी हो सकता है, एक अस्पताल होता है या फिर आप कह सकते हैं एक केंद्र होता है, उस प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र। और ये जो जिला अस्पताल है इससे ये सभी स्वास्थ्य केंद्र कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो भी दवाएं या जो होता है यहाँ से एक दूसरे के साथ ये आदान प्रदान करते रहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की। अब बताया जा रहा है कि इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उसी पैसे से आते हैं जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं या कर के रूप में देते हैं। ये बात तो हम जानते ही हैं। चलिए अब एक अच्छी बात बताई जा रही है कि जितने भी ये मतलब सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप देखते होंगे पोलियो की दवा हमेशा पिलाई जाती है। ये लोग कहाँ से आते हैं? सरकारी अस्पताल से आते हैं। तो जितने भी ये संक्रामक रोग हैं, जब लगता है कि ये फैलने का डर है या फिर फैलने वाली बीमारियां हैं, तो ये स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकारी यही ये व्यवस्था करती है। बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया, ये इन सबको फैलने से रोकना इस सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का काम है। ठीक है, सरकार को लोगों से सहयोग करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब अगर पोलियो की दवा पिलाने वाली आपके गांव में आ रही है और आप अपने बच्चों को दवा पिलाएंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? तो यही बात बताई जा रही है। सरकार अगर कोई योजना लाती है, स्कीम लाती है, जब तक लोग उसमें मतलब एक तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक वो योजना सफल नहीं हो सकती है। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी होता है, लोगों को भी एक्टिव होना पड़ता है, तभी जाके कोई काम अच्छे से हो पाता है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाती है। अब बताया जा रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात है। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सुनिश्चित करना सरकार का ही काम होता है, क्योंकि सरकार बनाई ही इसलिए जाती है कि देश को अच्छे से चलाया जा सके, लोगों का कल्याण हो सके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की। हम लोगों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवा को देखा, अब प्राइवेट को देखते हैं कि देश में सरकारी के साथ साथ अलग से प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा काम होता है, लोग प्राइवेट तरीके से भी अपना काम करते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो है दी जाती हैं। जैसे क्या होता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो अपना नर्सिंग होम खोल लेते हैं, अपना ऑफिस खोल लेंगे, अपना निजी दवाखाना खोल लेंगे, लोग वहां जाते हैं। फिर कई सारी लेबोरेटरीज होती हैं, प्रयोगशालाएं, जहाँ पे क्या हो, जैसे ब्लड टेस्ट करना है तो आप जाएंगे लेबोरेटरीज में। फिर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सब चीज़ों के लिए भी प्राइवेट तौर पे ये प्रयोगशालाएं काम करती हैं।
ये तो कई प्रकार से आप देखेंगे एक मतलब धंधा के तौर पे भी उभर आया है। जितने सरकारी बड़े बड़े अस्पताल होते हैं उसमें बोल दिया जाता है कि मशीन खराब है, जाइए बाहर से करा के लाइए। बाहर जाएंगे प्राइवेट में आपको ये सारी चीजें करानी पड़ेंगी और बहुत मतलब अधिक से अधिक पैसा आपसे ऐंठा जाएगा। ऐसा भी कुछ चलता है, तंत्र चलता है कह सकते हैं। चलिए फिर बताया जा रहा है कि जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन पर सरकार का कोई स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, इन सब के लिए मरीजों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो भी अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन है कि आपको सस्ते दवाएं दी जाए, जेनरिक दवाएं लिखी जाए, लेकिन डॉक्टर अपने फायदे के लिए, उनको कमीशन मिल रहा है, वो क्या करेंगे, उसी बीमारी के लिए कोई महंगी दवा लिख देंगे जिससे उनको जो है कमीशन मिल सके और पैसे आप तो ज्यादा से ज्यादा। ऐसा भी होता है प्राइवेट सेक्टर में। जितने मतलब सार्वजनिक जो है क्षेत्र के जो है प्राइवेट नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं उनमें हमेशा जेनरिक दवाएं लिखी जाने के लिए कही जाती है, लेकिन जब आप प्राइवेट में जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपको महंगी महंगी दवाई लिख दी जाएंगी या कोई भी चीज़ होगा महंगा कर दिया जाएगा कि पैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा दो, कमीशन डॉक्टर को मिलेगा या फिर फायदा उस दवा के दुकानदार को होगा। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमारी के समय अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, उन्हें ऋण लेनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है अपने मतलब ये व्यवस्था करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। एक फैक्ट बताया जा रहा है कि कुल जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। बताइए, 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये क्षमता भी नहीं है कि अपना इलाज अच्छे से करवा सके या कोई परेशानी आए, कोई बीमारी हो तो उसका निदान कर सके। ठीक है, फिर एक अगले स्टडी में, अध्ययन में पता चलता है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, जैसे होता है ना कि अचानक से कुछ हो गया, कोई ऐसा प्लान था नहीं, पहले से तबीयत खराब थी नहीं, अचानक से कुछ हुआ और उनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। इसमें से 40% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं है। वो उस सिचुएशन में उधार लेकर या फिर अपनी कुछ संपत्ति बेचकर पैसे चुकाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, उस सिचुएशन में लोग आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे, आपका इलाज हो जाएगा, फिर बिल आपको पे करना पड़ेगा। और ऐसा होता है कि बिल पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर आप किसी भी तरीके से कर्ज लेकर या कुछ बेचकर उस पैसे को जमा करते हैं। अब बताया जा रहा है कि क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन यही है कि सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सभी नागरिकों के लिए, विशेषकर गरीबों के लिए या सुविधाहीनों के लिए अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराए। गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं मतलब बहुत अच्छे से अच्छे स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए ताकि लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ना जाना पड़े, बहुत ही कम जाना पड़े। ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए लोगों की सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों पर काम करना होगा। यह भी एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ दी गई है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे हॉस्पिटल बना दो, अच्छी सारी चीजें कर दो, जरूरी ये भी है कि समाज में एक जागरूकता भी होनी चाहिए कि अब ये बीमारी फैलने वाली है तो लोगों को पता हो कि चिकनगुनिया से कैसे बचते हैं, कि लोग पहले से ही जागरूक हो, उस चीज पे ध्यान दे। और सरकार ऐसा करती भी है, एड्स के माध्यम से करती है, रेडियो में एड्स आता है, जगह जगह पे समय समय पे सरकार पोस्टर लगवाती है। तो सरकार ऐसा काम करती है और ऐसा होना चाहिए, समाज के लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ जो है एक्सपीरियंसेस बताए जा रहे हैं। एक केरल का अनुभव बताया जा रहा है कि केरल ने कैसे काम किया कि वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। 1996 में क्या हुआ, केरल सरकार ने बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने अपने पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया। पंचायत आप जानते हैं कैसे काम करता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, गांव के स्तर पे। नहीं जानते तो 6th क्लास की वीडियो देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने पंचायत के विषय में बात किया है। तो क्या हुआ, पंचायत को 40% अपना पूरे बजट का दे दिया। फिर पंचायती स्तर पे गांव के लिए पानी का व्यवस्था हुआ, आहार की व्यवस्था हुई, औरतों के विकास और शिक्षा, इन सब की व्यवस्था की गई। कहने का मतलब जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं केरल सरकार ने अपनी बहुत अच्छी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया, बेस बन गया एक बार, और आज सब कुछ अच्छा है। वहां देखिए कितना अच्छा है, विकसित है केरल। एक और अनुभव आपको बताया जाए, कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका जो है दक्षिणी अमेरिका का एक जो है देश है जिसे सबसे स्वस्थ देश माना जाता है कि वो बहुत ही स्वस्थ है। उसने एक बहुत ही मतलब अलग तरीके का डिफरेंस बिल्कुल किया। उसने कहा कि मैं सेना नहीं रखूंगा। ठीक है, सेना नहीं रखने का उसने निर्णय लिया और सेना पर जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं उस खर्च का उसने क्या किया, आधारभूत जरूरतों, वहीं
बेसिक या फिर फंडामेंटल नीड्स पर उसने खर्च किया, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीज़ों में खर्च किया, और देश आज बहुत भी डेवलप भी है और स्वस्थ भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये दो अनुभव आपको बताए गए थे कि भारत सरकार को भी ऐसे कुछ जो है कदम उठाने चाहिए या फिर कुछ अच्छा प्लान करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और सरकार के साथ साथ लोगों को भी चाहिए कि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो या खुद को जागरूक रखे। अंत में दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का जरूरी भाग है। बिल्कुल ही सही बात है, ये ऐसा होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में, क्लासेज की जो मतलब बुक्स हैं उसके पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा शामिल किया जाए कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, स्वास्थ्य के विषय में शिक्षा शुरुआत से ही दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें थी अपनी सेकेंड चैप्टर में। बने रहिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक आध कहीं जगह शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जरूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करेंगे तीसरे